द विजार्ड स्टडीज के शॉर्ट नोट्स के करंट अफेयर्स के सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर के जो आज के न्यूज़पेपरों में जो भी करंट रहते हैं उनके शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में आपको उपलब्ध हैं और जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और विस्तार से जानने की ज़रूरत होती है उनके लिए लॉन्ग वीडियो भी हम लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले आज के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स। पहली खबर है कि 22 भाषाओं में तकनीकी शब्दों के लिए वेबसाइट शुरू किया गया। सितंबर 2024 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने सभी 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्द उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सभी भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को सुलभ बनाना है। 22 भाषा का मतलब 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो सारी 22 भाषाओं की बात हो रही है। नव प्रवर्तित वेब पोर्टल shubd.education.gov.in भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों का एक केंद्रीय संग्रह है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं और एजेंसियों द्वारा तैयार की गई शब्दावलियां शामिल हैं। वेबसाइट पर वर्तमान में 450 से अधिक शब्दकोश हैं, जिसमें 3 मिलियन शब्द हैं, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विषयों और भाषाओं में तकनीकी शब्दों को खोजने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता भाषा, विषय, शब्दकोश के प्रकार और यहाँ तक कि भाषा युग्मों के आधार पर शब्दों की खोज कर सकते हैं, जिससे भाषाई और तकनीकी ज्ञान के लिए एक बहुमुखी उपकरण उपलब्ध होता है। वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को शब्दों पर प्रतिक्रिया देने की भी अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार किए गए समकक्ष शब्दों को लगातार परिष्कृत और अद्यतन किया जाता है। यानी कि इसमें आप शब्दों को स्वयं तो जो नहीं है जानकारी वो तो देखेंगे ही, और अगर आपको भी कुछ नए शब्द की जानकारी है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। यह पहल चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विषयों सहित तकनीकी शिक्षा को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के व्यापक सरकारी प्रयासों के अनुरूप है। CSTT, जो कि 1960 से कार्यरत है, पाठ्यपुस्तकों, पत्रिकाओं और शब्दावलियों के प्रकाशन के साथ साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंच भारतीय भाषाओं में मानक शब्दावली को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जो सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थाओं और शैक्षिक निकायों के लिए एक आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। माले आप जानते हैं मालदीव की राजधानी है माले, तो उसी माले की परियोजना है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना। 10 सितंबर 2024 को भारतीय उच्चायोग ने मुंबई के विदेश भवन में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की 12वीं समीक्षा बैठक की घोषणा की। यह सह-अध्यक्षता राजदूत मुनु महावर करेंगे और इसमें मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मुथथलीब भी भाग लेंगे। यह पहली बार है कि जब समीक्षा बैठक भारत में आयोजित की गई है, जो दोनों देशों के बीच प्रमुख विकास सहयोग परियोजना के प्रति मजबूत साझेदारी और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बैठक के दौरान GMCP में महत्वपूर्ण जो प्रगति हुई है उस पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य मालदीव में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भारत और मालदीव दोनों ने प्राप्त की गई उपलब्धियों को स्वीकार किया और परियोजना को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। GMCP भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सहयोग की आधारशिला है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग की गहराई को उजागर करता है। समीक्षा में क्षेत्रीय संपर्क में सुधार लाने तथा उन्नत परिवहन और संचार नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्य पर जोर दिया गया है। तो ये था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया US इंडस एक्स शिखर सम्मेलन। 2 दिवसीय इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2024 को कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय है
सीमा पार रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निवेश के अवसरों का उपयोग करना, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित करना है। वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों देशों के प्रमुख रक्षा नीति निर्माता इसमें भाग लेंगे, जिसमें स्टार्टअप, उद्यम, पूंजीपति, शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच रक्षा नवाचार में सह उत्पादन के अवसरों और सहयोगी निवेश पर जोर दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन में रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करने, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने और रक्षा में उद्यम पूंजी की भूमिका पर चर्चा शामिल होगी। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक और रक्षा साझेदारी के प्रतीक इंडस-एक्स को जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लेमोआ, कॉमकासा और BCF शामिल है, जिससे रक्षा सहयोग और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। अगला जो टॉपिक आया है वो है औषधि निकाय में झूठे वादों के कारण आई ड्रॉप्स की मंजूरी वापस हो गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ENTOD फार्मास्यूटिकल्स को एक आई ड्रॉप के विनिर्माण और विपणन के लिए दी गई अनुमति लंबित कर दी है। अनुमति लंबित इसलिए की गई क्योंकि कंपनी के दावे से जनता को गुमराह होने की संभावना है, जिसमें उसने नियमों का उल्लंघन किया है। फार्मा कंपनी ने दावा किया था कि इससे प्रेसबायोपिया से पीड़ित लोगों को पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुमति 6 अगस्त को दी गई थी और कहा गया था कि अनुमोदन के बिना कोई अन्य दावा नहीं किया जा सकता। कंपनी ने कहा कि वह निलंबन को अदालत में चुनौती देगी। कंपनी के कार्यकारी अधिकारी निखिल के मसूरकर ने कहा कि कंपनी ने प्रेसब्यू और आई ड्रॉप के संबंध में कोई अनैतिक या गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्पाद के लॉन्च के बारे में मीडिया रिपोर्टें वायरल हो गईं और सार्वजनिक कल्पना के कारण असामान्य वृद्धि हुई, जिसके लिए ENTOD फार्मास्यूटिकल जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक की मंजूरी 234 मरीजों पर किए गए वैध नियंत्रित क्लिनिकल परीक्षण पर आधारित थी। इसी ढंग का मामला औषधियों पर जो गलत भ्रम फैलाया जाता है गलत दावे के साथ, उसी में बाबा रामदेव के भी सभी दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPM-JAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी। इसके मुख्य बिंदु समझ लें तो लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ABPM-JAY के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रतिवर्ष 25 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कवर मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इसका विकल्प चुन सकते हैं। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र होंगे। यानी कि पहले से कोई भी योजना के तहत आप लाभ पा रहे हो, फिर भी आप इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ई मोबिलिटी को बढ़ावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई बसों यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन शहरों और राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।
9 शहरों के राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहुंच वाले शहरों और कुछ चुनिंदा राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2 वर्षों के लिए वैध होगी। इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स E2W 3.16 लाख E3W यानी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और 14,028 ई बसों को समर्थन दिया जाएगा, यानी 24.79 लाख इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर, 3.16 लाख थ्री व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाले और 14,028 इलेक्ट्रॉनिक बसों को समर्थन दिया जाएगा। 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पहुंच वाले चुनिंदा शहरों और कुछ निर्दिष्ट राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एसएसटीएस सीमा क्षेत्र के विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। सेना प्रमुख ने कहा कि मजबूत आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों वाला विकसित क्षेत्र आतंकवाद के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता का भी काम करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को आदर्श गांवों में बदलना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। 19 जिलों के 46 ब्लॉकों और 2,967 गांवों के विकास के लिए 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी गई। सीमा सड़क संगठन ने 8,500 किलोमीटर से अधिक सड़कें और 400 से अधिक स्थायी पुल बनाए हैं। अटल सुरंग, सेला सुरंग, सिकुन-ला सुरंग, जो दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग बनने जा रही हैं, सीमा क्षेत्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्र ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल निकाय होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को बढ़ावा देना होगा। मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रह प्रणालियों की तैनाती शामिल होगी। केंद्र सरकार हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों पर दबाव डालेगी। भारत की 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने के लिए वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के बारे में बताया गया है। लेख में बताया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है और उनसे अपने ऋण का एक हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए देने का आग्रह कर रहा है। भारत की 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने के लिए 30 ट्रिलियन रुपए की वित्त पोषण आवश्यकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। बैंकों से अपने ऋण का एक हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए देने का आग्रह किया जा रहा है। आगामी ऊर्जा निवेश शिखर सम्मेलन में सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान प्रस्तावित ऋणों के बारे में जानकारी देंगे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सभी प्रमुख बैंक और वित्तीय संस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रस्तावित ऋण और वित्त पोषण परियोजनाओं के बारे में शपथ पत्र देंगे। तो ये था आज के सारे न्यूज़पेपरों से
जो भी तथ्य थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, उनके शॉर्ट नोट्स इसी रंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।